हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 910। और ये हमारी जो अब हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज ये आखिरी वीडियो है और फाइनल वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी एक गुजारिश आप सभी लोगों से, सबसे पहले आप पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो को देखिएगा। बैठ कर वीडियो को देखा जाता है, कई बार होता है कि हम लोग वीडियो को लगा दिए, हम बेड पे लेट कर देख रहे हैं। ये कॉमेडी वीडियो नहीं है, आपको इसमें जो जो चीजों को नोट करते हुए चलना है। अगर आप बैठ के वीडियो नहीं देख रहे हो सही तरीके से तो आप जो वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आप ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरी गुजारिश, आप पहले तो बैठकर देखिए वीडियो को। वीडियो को देखने के साथ आपके पास में हाथ कह रहा हूँ, हाथ तो रहता ही होगा आपके पास, आपके हाथ में पेन भी होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। जो भी चीज आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, आपको नोट डाउन करते हुए उस चीज को चलना है। और एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर जाकर आपको बुक को रीड करना है। कंपलसरी है बुक को रीड करना, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय, जितना अच्छा खासा समय आपके पास रहेगा आपको बुक को रीड कर लेना चाहिए। पेपर आने तक बुक को 2-3 बार रीड कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक को। तो जिस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को देखो, फिर बुक को रीड करो, फिर वीडियो को देखो, फिर बुक को रीड करो। 2-3 बार अगर ऐसा करोगे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ? अभी हम लास्ट के 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ था जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से काम का विभाजन रहता है, किस तरीके से में काम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उसको एक एक करके लगभग हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करें किसके बारे में, संगठित सेक्टर की। संगठित को क्या कहा जाता है, इसे हम ऑर्गेनाइज कहते हैं। ऑर्गेनाइज और असंगठित को क्या बोलते हैं, मैंने बताया अनऑर्गेनाइज। संगठित की जब हमने बात की ना, संगठित में जो काम किया जाता है इसमें सभी प्रकार के नियमों के आधार पर कार्य होता है। और कोई भी काम हो रहा बिना नियम के काम इसमें नहीं हो पाता। सभी काम नियम के हिसाब से ही चलता है। जो भी नियम, अगर आप काम करने जाते हो, काम के दौरान में ही आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के बारे में समझा देते हैं। आपका क्या कर्तव्य उस कंपनी के प्रति, कंपनी आपके प्रति क्या कर सकती है, वो सारी चीजें आपको बताया समझाया जाता है। छुट्टियों को लेकर जब हम इसमें बात करते हैं, छुट्टियों में भी बात करते हैं कि आपने यहाँ पे लगभग में कुछ आपको छुट्टियां तो लगभग में आपको मिलती ही हैं। फिर आपको पूरे साल में कुछ समय आपको घूमने के लिए भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें 2-3 चीजें और भी रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर कोई महिला है, अगर महिला कोई गर्भवती है तो उसको उसके डिलीवरी से 3 महीने पहले, 3 महीने बाद भी छुट्टी दिया जाता है। वो महिला का जो अगर पति है, पति तो होगा ही, तो जब महिला का पति है तो उनको भी डिलीवरी के 15 दिन पहले, 15 दिन बाद भी छुट्टी दी जाती है। ये सारी जो छुट्टियां दी जा रही है वो सवैतनिक छुट्टियां हैं, यानी सैलरी के साथ आपको छुट्टी दी जा रही है। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीजें किस में रहेगा, संगठित क्षेत्र में। काम के घंटे तय है, काम के घंटे तय, इसके साथ अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको लगभग में आपका सैलरी से कुछ अमाउंट कट के पीएफ वगैरह जो भी रहता है आपका उसमें भी जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बीमार हो जाते हो तो इसके लिए कंपनी की तरफ से एक अलग से हॉस्पिटल बनाया गया जिसे ESI कहते हैं हम लोग। ये सारी चीजें आपके संगठित क्षेत्र में काम होता है। और दूसरा मैंने बताया असंगठित क्षेत्र में इसके सीधा विपरीत रहता है। ना तो इसमें कोई नियम कायदे कानून रहता है, ना तो छुट्टियों का निर्धारित है, ना काम के घंटे तय है, ना ESI वगैरह का, ना पीएफ का, कुछ भी इसमें तय नहीं रहता। यानी इसमें सबसे ज्यादा जो वर्कर रहते हैं, कामगार रहते हैं, उनका शोषण सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में होता है। इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं कि असंगठित क्षेत्रों को, कि श्रमिकों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए। अगर हमें उनको बचाना तो हम कैसे बचा सकते हैं। बड़ी विडंबना ये है कि भारत में आज जो आपके सभी संगठित क्षेत्र भी है वह भी असंगठित, अनऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका काफी हद तक खर्चा, इनका काफी हद तक जिम्मेदारी बच जाती है। और असंगठित क्षेत्र में केवल ऐसा नहीं कि केवल मैंने अभी बताया आपको कि केवल शहरों में काम करें, गांवों के अंदर भी काम करते हैं, शहरों के अंदर भी। जैसे शहर में हम लोग मैंने आपको, जैसे किसी दुकान पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सब्जी बेचने वाला कोई व्यक्ति है, अलग अलग तरीके से काफी हद तक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस कारण से इनको अलग सही तरीके से करने के लिए सरकार नियम भी बनाती है। कई बार नियमों को फॉलो भी होता है, कई बार नियमों का फॉलो, यहाँ पर नियमों को माना भी नहीं जाता है। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करें स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, यानी कि जो मालिकाना हक के आधार पर हम उसे बांटते हैं, ओनरशिप के आधार पर हम इसे बांटने के प्रयास करते हैं कि भाई इसका मालिक कौन है, किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले जब स्वामित्व के आधार पर हमने बांटा, स्वामित्व का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर जब बांटेंगे तो सबसे पहला आपका आएगा जिसे हम सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक मतलब है पब्लिक सेक्टर। क्या है आपका
पब्लिक सेक्टर। दूसरा है आपका, जैसे सार्वजनिक के बाद आपका आएगा निजी, निजी सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट। आपकी बुक में 2 बताया गया है, बट एक तीसरा भी कई बार चर्चा होता है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी, यानी ये भी मिलके लगभग में काम करते हैं, सरकार और आपकी निजी संस्थान भी मिलके काम करते हैं। अच्छा खासा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, दिल्ली मेट्रो इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। आपकी दिल्ली सरकार भी इसमें काम कर रही है, इसके साथ साथ जापान की कंपनी है वह भी मिलके काम करते हैं इसमें, दोनों बेहतर तरीके से मिलके काम कर रहे हैं। जब हम सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, इसमें इसकी जो मालिक रहती है वो आपकी सरकार रहती है, गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही सारे कार्य होते हैं। गवर्नमेंट का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, कल्याण करना होता है, वेलफेयर करना होता है। सड़कें बनाना हुआ, अलग तरीके से आपने देखा है जो भारत में इंडियन रेलवे चलती है, इंडियन रेलवे में पैसेंजर गाड़ी से सरकार को उतना फायदा, कई बार लाभ, कई बार घाटे में जाती है सरकार, घाटे में जाती है, बट फिर भी सरकार उसको बंद नहीं करती। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य मतलब कार्य ये है कि भाई उसे सरकार ने लाभ के लिए बनाया ही नहीं है। सरकार किस लिए बना रही है, यानी लोगों का भला हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। सरकार को हमने इसीलिए तो चुना है वहां पर। तो जिस कारण से सार्वजनिक सेक्टर में इसकी जो मालिक रहती है आपकी सरकार रहती है, आपकी गवर्नमेंट रहती है। गवर्नमेंट का जो प्राइमरी उद्देश्य रहता है लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर करना। दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, इनका पहला उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना, प्रॉफिट गेन करना। जब लाभ कमाना इनका रहता है, लोगों के कल्याण से इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने रिलायंस की बात किया, टाटा की बात की, कि सारी कंपनियां आपकी प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। इसमें कई बार केवल एक कंपनी, एक मालिक भी हो सकता है, और कई बार पूरी पूरी कंपनी में अलग अलग तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह रहते हैं, वो लोग भी मिलकर अपना डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। इस हिसाब से एक व्यक्ति का भी कंपनी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मिलकर भी कंपनी हो सकता है, वो सभी चीजें आपके प्राइवेट में निजी संस्थान कहलाती है। कई बार सही तरीके से पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर के रूप में भी सरकार काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम कर रहा है और आपकी पब्लिक सेक्टर भी, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी इलाके का डेवलपमेंट काफी हद तक बहुत तेजी से पाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शुद्धता ज्यादा रहती है, यानी बहुत एक्यूरेसी से, बहुत बेहतर तरीके से, बिना करप्ट होकर वो लोग काम करते हैं। बट वहीं अगर हम लोग सरकारी की बात करेंगे, सरकार भी इनके साथ मिल जाएगी, जितना भी कागजी कार्रवाई रहेगा सरकार कर देगी, बाकी सही तरीके से देखना रहेगा वो आपकी प्राइवेट सेक्टर कर देती है। तो जिस कारण से आपका ये थर्ड सेक्टर भी बेहतर तरीके से काम करता है। ओके, ये आपका था लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक आपका पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी का आपको मैंने वही बताया, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि भाई जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा उसे एक बार बुक में रीड करना है। कई बार 1-2 पॉइंट हो सकता है शायद में से छूट गया हो, तो आप उसे रीड करोगे। रीड करने के दौरान में आपको समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको वहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही।